हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में किसी तरीके के म्यूचुअल फंड सेल करे हैं तो उसको आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में किस तरीके से रिपोर्ट करना है। चाहे आपने म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हो या फिर आपने कोई शेयर्स परचेज कर रखे थे जो आपने इस ईयर में सेल करे हैं, तो उस केस में आपको किस तरीके से अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में रिपोर्टिंग करनी है, वो सब चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि म्यूचुअल फंड्स या फिर जब आप शेयर सेल करते हो तो उसमें कितना % टैक्स आपको पे करना पड़ता है। जैसे देखिए, अगर मैं शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स की बात करती हूँ तो इसमें आपके दो तरीके के गेन होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब कहलाता है? वो अगर आप किसी भी तरीके के म्यूचुअल फंड्स को या फिर शेयर्स को होल्ड करते हो 12 मंथ से ज्यादा, तो आपके लिए वो जो इनकम होती है वो होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से कम होगा तो वो आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको कितना % टैक्स देना पड़ता है? दैट इज 15%। और अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है किसी म्यूचुअल फंड से या फिर शेयर से, तो उस केस में आपको पे करना पड़ता है जो टैक्स है वो 10% आपको उस केस में पे करना पड़ता है। और इसमें भी आपको एक बेनिफिट मिलता है कि ये जो 10% आप जो टैक्स पे करते हैं ये आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ ₹1 लाख, यानी कि 1 लाख रुपीज तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। 1 लाख से ऊपर जो आपकी इनकम आपको हो रही है उसके ऊपर आपको 10% टैक्स पे करना पड़ता है इन केस ऑफ LTCG। बजट 2018 से पहले हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स देना ही नहीं होता था, ये हमारा टोटली टैक्स एग्जेम्प्ट होता था। बट बजट 2018 में नई अमेंडमेंट्स लाई गई जिसके अकॉर्डिंग जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर भी टैक्स रेट ले आए और 1 लाख रुपीज तक की आपको एग्जेम्पशन लिमिट दे दी कि अगर आप एक साल में 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न करते हैं तो आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इससे ज्यादा अर्न करते हैं तो जो बैलेंस अमाउंट है उसके ऊपर आपको 10% टैक्स देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझे तो लेट सपोज मिस्टर ए है, इसका पूरे साल में जो है 5 लाख रुपीज का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है। तो इसको टैक्स कितने अमाउंट पे देना है? वो देना है इसको 1 लाख रुपीज। इसमें से हम लेस कर देंगे, जो बैलेंस हमारा 4 लाख रुपीज है इसके ऊपर 10% टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज 40,000 रुपीज, ठीक है। तो जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें से आप 1 लाख रुपीज डिडक्ट कर देंगे और जो बैलेंस अमाउंट है उसके ऊपर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और अगर आपका STCG हो रहा है तो उस केस में आपको 15% फ्लैट टैक्स देना पड़ता है। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी रिडेम्पशन आपको नहीं दी गई है। तो अभी तक तो हमने बात करी गेन की। अगर आपको लॉस होगा तो लॉस के केस में क्या होगा? अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस हो रहा है तो वो आपका सेम ईयर में अगर किसी तरीके का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है तो वो उससे एडजस्ट हो जाएगा। अगर एडजस्ट होने के बाद भी आपका कोई अमाउंट रह जाता है अनअब्सॉर्ब्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कब तक? 8 ईयर्स तक, ठीक है। 8 ईयर्स तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके यूज कर सकते हैं। और आप उसको किसके अगेंस्ट यूज करेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही। आप किसी और इनकम के हेड के साथ उसको यूज नहीं कर सकते, ना ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ उसको यूज कर सकते हैं। वेयर एज अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लॉस की बात करें तो ये एक ऐसा लॉस है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो जाता है एंड लॉन्ग टर्म से भी एडजस्ट हो जाता है। और इसमें भी एडजस्टमेंट के बाद अगर आपका कुछ अमाउंट रह जाता है अनअब्सॉर्ब तो उसको आप फर्दर 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और कैरी फॉरवर्ड स्टेज में भी ये जो है फर्दर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों के साथ जो है ये एडजस्ट हो सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की एक बेनिफिटेड साइड है कि आप इसको दोनों गेन्स में से किसी के साथ भी जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा रिव्यू लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की टैक्सेबिलिटी से रिलेटेड। ये जो मैंने आपको रिव्यू बताया ये मैंने इक्विटी ओरिएंटेड के लिए बताया है कि जिसके ऊपर जिस ट्रांजेक्शन के ऊपर आपका STT पे हो रहा है उसकी जो टैक्सेबिलिटी होती है वो इस तरीके से होती है। अगर आपने कोई अनलिस्टेड शेयर या अनलिस्टेड म्यूचुअल फंड्स परचेज करे हुए हैं जो कि बहुत रेयर होता है आज के टाइम पर, तो उस केस में जो आपकी टैक्सेबिलिटी होती है वो टोटली डिफरेंट हो जाती है। जो 12 मंथ्स का पीरियड है वो 24 मंथ्स में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक 2 ईयर्स का आपका उसमें होता है। और उस केस में अगर आपको LTCG अर्न होता है तो 20% आपको टैक्स पे करना होता है उस केस में। और अगर आपका STCG है तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होता है। अगर आपका अनलिस्टेड इक्विटी शेयर या गैप्ड म्यूचुअल फंड है या फिर जिस ट्रांजेक्शन पे आपने STT पे नहीं किया हुआ उन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, जो कि आजकल जो है बहुत रेयर होती है। तो ये हमने एक छोटा सा डेमो ले लिया कि आपकी जो टैक्स रेट है वो कितना रहेगा इन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जब आप म्यूचुअल फंड या शेयर्स को रिडीम करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। अब बात करते हैं कि आपको इस रिडेम्पशन को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में किस तरीके से रिपोर्ट करना है।
इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप रिटर्न फाइलिंग करने जा रहे हैं तो कौन सी टैक्स रिटर्न आपको जो है सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपकी इनकम बिजनेस इनकम से नहीं हो रही, बिजनेस आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बिजनेस नहीं है, रेस्ट ऑफ हेड कोई भी हो सकता है आपका, तो आपको फाइल करनी है ITR 2। ITR 2 एप्लीकेबल होता है आपका किस किस केस में? अगर आपकी जो इनकम है वो सैलरी से है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से है, अदर सोर्सेज से है, या फिर कैपिटल गेन है। वहीं अगर इसमें जो है बिजनेस की इनकम या ऐड हो जाएगी, बिजनेस फ्रॉम PGBP, ठीक है। तो अगर आपकी PGBP की इनकम इसमें ऐड हो जाती है तो आपकी जो ये ITR है, ITR 2 से जो है ITR 3 में कन्वर्ट हो जाती है। उस केस में आपको फाइल करनी होती है ITR 3। 99% केसेस में हमारी ITR 2 ही सिलेक्ट होती है, क्योंकि जो पेंशनर होते हैं या फिर जो सैलरी टैक्स पेयर होते हैं वो अपनी टैक्स सेविंग के लिए टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में, इक्विटी ओरिएंटेड शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, और उसके रिडेम्पशन के टाइम पर उनको इस रिटर्न को फाइल करने की जरूरत होती है। इसलिए हम जो है ITR 2 के बारे में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में कि ITR 2 में आप इसको किस तरीके से डिस्क्लोज करेंगे। सो ITR 2 फाइल करने के लिए ऑनलाइन फाइलिंग हम अभी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ITR 2 फाइलिंग के लिए सबसे पहले आपको अपना इनकम टैक्स पे लॉगिन कर लेना है। इनकम टैक्स पे लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है। यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, ऑनलाइन मोड पे सिलेक्ट करना है, देन कंटिन्यू करने के बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग, यहाँ से आपको इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करना है, देन कंटिन्यू। आपको अपना ITR फॉर्म सिलेक्ट करना है कि कौन सा ITR फॉर्म आप जो है फाइल करने जा रहे हैं। अभी हम ITR 2 की बात कर रहे हैं, हम ITR 2 पे सिलेक्ट करेंगे, देन प्रोसीड विद ITR 2। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न को क्यों फाइल कर रहे हैं। नंबर 1, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, या फिर आपकी जो इनकम है वो एग्जेम्पशन लिमिट से तो कम है, बट इन सब क्राइटेरिया में अगर आप फॉल कर रहे हैं तो इसलिए आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। 99% केसेस में रिटर्न फाइलिंग एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होने पर होती है, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन पे टिक करूंगी। अगर आपका कोई और ऑप्शन है तो आप उस पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस है, इस पे पहले आपको शेड्यूल को सिलेक्ट कर लेना है। लाइक पहला आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, इसमें आपका एड्रेस, नेम, पैन, बैंक इन्फॉर्मेशन, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती हैं। देन आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है कि कहाँ से आपको सोर्स ऑफ इनकम हो रही है। जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वही आगे कंटिन्यू करने पर वही शेड्यूल आपको जो है शो होंगे, आपको उन्हीं को ही फिल करना है। मेरे केस में मेरे SSC की जो है सैलरी से इनकम है और कैपिटल गेन से इनकम, और 112 है क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो इसलिए मैंने 112 सेक्शन को सिलेक्ट किया है। ठीक है, अगर आपने VDA में भी डील किया है, वर्चुअल डिजिटल असेट्स में, तो आप जो है इस ऑप्शन को भी क्लिक कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को टिक करूंगी मैं, क्योंकि मेरी इंटरेस्ट इनकम भी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इन सबको, स्पेशल इनकम हमारी नहीं है तो हमने इसको अनटिक कर दिया है। देन कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ही जो इन्होंने शो करा है वो किया कि आपने कितने नंबर ऑफ शेड्यूल सिलेक्टेड है आपके। हमारे 16 शेड्यूल सिलेक्टेड है। अब धीरे धीरे करके ये सारे शेड्यूल आपके सामने आएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना है और अपनी रिटर्न को कंप्लीट करना है। कंटिन्यू। सबसे पहला आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन से टैक्स रेजिम में आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न में फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 जो न्यू टैक्स रेजिम है वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम सिलेक्टेड है सभी ITR फॉर्म्स में। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में स्विच करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। अदरवाइज जो ऑप्शन आपका सिलेक्टेड है उसी को ही सिलेक्ट करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एज द न्यू टैक्स रेजिम इज डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, डू यू विश टू एक्साइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिम। मतलब ये कह रहे हैं कि हमने अभी तो न्यू टैक्स रेजिम सिलेक्ट कर रखा है, अगर आप चाहें तो आप इसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो आप अगर ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आप येस पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आप नो पे क्लिक कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए सबसे पहले आपको एक क्विकली कैलकुलेशन करनी है कि कौन सा टैक्स रेजिम आपके लिए बेनिफिटेड है। उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है सेपरेटली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना एक कैलकुलेटर दे रखा है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की
टैक्स कैलकुलेटर जो है, जब आप वेबसाइट पे जाएंगे फ्रंट पेज पे, होम पेज पे ही यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। होम पेज पे ही देखिए आपको ना इनकम टैक्स कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, ये रहा। इस कैलकुलेटर पे जब आप जाएंगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो हमारी ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बनी हुई है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोबारा हम ITR फॉर्म्स पे आ जाते हैं। मेरे केस में मैं जो है न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करना चाहती हूँ, तो मैंने नो पे क्लिक करा एंड देन कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ से आपसे जो अलाउंसेस के सेक्शन है वो आपसे डिमांड कर रहा है, इसको अभी हम स्किप कर देते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगेन ये आपसे डिडक्शन पूछ रहा है। जब आप न्यू टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ एक डिडक्शन आपको मिलती है, वो है कि NPS में आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। तो इसीलिए उसी डिडक्शन के बारे में सबसे पहले इन्होंने आपसे पूछा है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD2, कि क्या आप एम्प्लॉयर की डिडक्शन को क्लेम करना चाहते हैं। आपके फॉर्म 16 में अगर आपका NPS का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो वो अमाउंट आप यहाँ पे यस करके डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद ये देखिए अब धीरे धीरे आपको एक एक टैब जो है फिल करनी है और अपनी रिटर्न को कंप्लीट करना है। देयर आर लॉट ऑफ टैब्स। फर्स्ट जो आपकी टैब है वो बहुत ही बेसिक सी टैब है, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, सारी ऑलरेडी फिल्ड होती है ये सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल से लेकर कॉन्टैक्ट डिटेल, फाइलिंग स्टेटस कि आप कौन से सेक्शन में रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, कौन सा टैक्स रिजीम है, बैंक डिटेल, आपकी बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जिस बैंक अकाउंट में आप रिफंड चाहते हैं उसको आप यहाँ से नॉमिनेटेड कर सकते हैं, देन कंफर्म। उसके बाद आपका जो है सैलरी का शेड्यूल है, आपको सैलरी के शेड्यूल को क्लिक करना है। सैलरी के शेड्यूल में देखिए जब आप ग्रॉस सैलरी पे जाएंगे तो ज्यादातर इन्फॉर्मेशन हमारी ऑटो फीडेड आ जाती है। जो हमारा फॉर्म 26 AS है, AIS है, TIS है, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन जो है ऑटो फीडेड मिल जाएगी इस वाले कॉलम में। अगर ना मिले तो आप अपने फॉर्म 16 से यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है, टैन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, स्टेट क्या है, आपका जो है नेचर ऑफ सैलरी कौन सा है, बेसिक सैलरी, DA, कन्वेंस, जो आपको यहाँ से डालना है। अपने फॉर्म 16 को देखते हुए आपको सारे अमाउंट को फिल कर देना है। मैं ये सेक्शन इतना जल्दी इसलिए यहाँ से निकल रही हूँ ताकि हम जो है ज्यादातर अपना फोकस अपनी कैपिटल गेन वाले सेक्शन पे कर पाएं, और ये हम ऑलरेडी ITR 1 में कवर कर चुके हैं। ITR 1 की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। तो ये सब कैसे आपको फिल करना है फॉर्म 16 AIS TIS को देखते हुए मैंने बड़ा डिटेल में उस ITR 1 में बताया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। इसलिए मैं इस इन्फॉर्मेशन को इतना डिटेल में अभी यहाँ पे कवर नहीं कर रही हूँ। आपको जस्ट अपने फॉर्म 16 में से अपनी सैलरी की डिटेल यहाँ से डालनी है। जो आप परक्यूजिट क्लेम करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, जो आपको डिडक्शन क्लेम करनी है, HRA की डिडक्शन या फिर कोई अलाउंस अगर आप लेना चाहते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप 1 to 1 फिल कर सकते हैं और आप इसको जो है ऐड करके सेव कर सकते हैं। सैलरी का शेड्यूल करने के बाद देखिए नेक्स्ट शेड्यूल हमारा है जिसके लिए हम वेट कर रहे थे, हमारा कैपिटल गेन का शेड्यूल, जहां पर आपको बेसिकली डालना है जो आपने रिडेम्पशन किया है म्यूचुअल फंड्स का या फिर शेयर्स का उस अमाउंट को। तो इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए अब ये आपसे सबसे पहले पूछ रहा है प्लीज सेलेक्ट टाइप ऑफ कैपिटल गेन सोल्ड बाय यू इन ऑर्डर टू कंटिन्यू, कि आपको सबसे पहले ये बताना है कि आपने कौन सी असेट सेल करी है जिसका आप कैपिटल गेन यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, आप कोई प्रॉपर्टी अगर बेचते हैं तो आप इस पे टिक करेंगे। अगर आप जो है कोई इक्विटी शेयर्स बेच रहे हैं या म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं तो आपको सेकंड उस पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। थर्ड ऑप्शन भी इसी चीज से रिलेटेड है, इक्विटी और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन आपका कहता है सेक्शन 111A यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में। सेकंड ऑप्शन आपका कहता है 112A यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको सेकंड पे क्लिक करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको थर्ड पे क्लिक करना है। तो अब हम इस वीडियो में दोनों के ही बारे में बात करेंगे, इसलिए हम दोनों पे टिक करके आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पे नेक्स्ट विंडो पे कंटिन्यू करेंगे तो देखिएगा आपने जो दो कॉलम हमने टिक करे थे वो दोनों कॉलम आपको बहुत डिटेल में यहाँ पे मिलने वाले हैं। दैट इज इक्विटी शेयर्स, ठीक है, इक्विटी शेयर्स और यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑन विच एसटीटी हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 111A यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड एसटीटी इज पेड। जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको बताया था कि जिस शेयर्स पर या म्यूचुअल फंड्स पे एसटीटी पे होती है, हमने उनके रेट्स के बारे में ही स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको 15% टैक्स देना है और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको 10% टैक्स देना है 1 लाख से
ऊपर के अमाउंट को, तो वो दोनों इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। अब बात आती है कि वो इन्फॉर्मेशन आपको डालनी कहाँ से है। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी म्यूचुअल फंड्स या फिर शेयर सेल करे हैं तो रिटर्न भरने से पहले जो आपको काम करना है वो ये करना है कि आपको अपने ब्रोकर की वेबसाइट से अपनी डीमेट अकाउंट की स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है। वहां पर एक P&L स्टेटमेंट होती है या फिर किसी किसी वेबसाइट्स पे उसको कैपिटल गेन स्टेटमेंट्स के नाम से भी दिया होता है। तो सबसे पहले आपको वो स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है, क्योंकि उस स्टेटमेंट के बिना आप इस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। उस स्टेटमेंट में आपको सारी इंफॉर्मेशन दी होगी कि आपने शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स कब परचेज किए हैं, कब आपने सेल किए हैं, कितने अमाउंट के परचेज किए थे, कितने के सेल करे हैं, आपको कितना गेन या लॉस उनके ऊपर हो रहा है, और वो शॉर्ट टर्म नेचर का है या फिर लॉन्ग टर्म नेचर का है। ये सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी उस एक्सेल में अवेलेबल होती है। उस एक्सेल के बिना आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। तो अभी मैं आपको अपने क्लाइंट की एक्सेल शेयर करूंगी कि देखिए ये मेरी स्टेटमेंट मेरे क्लाइंट की स्टेटमेंट है जो मेरे पास आई थी। इसमें बहुत सारे कॉलम ऐसे हैं जो मैंने हाइड कर रखे हैं, इसलिए आपको ये इस तरीके की नजर आ रही है, क्योंकि जब आप स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं ना उसमें बहुत सारे कॉलम तो ऐसे होते हैं जो इररेलेवेंट होते हैं, और उन कॉलम्स की वजह से उस स्टेटमेंट को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। स्टेटमेंट्स प्रेजेंटेशन का तरीका हर एक ब्रोकर का अपना अलग होता है। कोई किसी किसी ब्रोकर की स्टेटमेंट में जो है टोटल सेल प्राइस, टोटल परचेज प्राइस और नेट आपका LTCG STCG शो होता है, किसी किसी में यूनिट वाइज दी होती है ये सब इन्फॉर्मेशन। तो जो स्टेटमेंट मैंने खोली हुई है उसमें देखिए यूनिट वाइज ये इन्फॉर्मेशन शो कर रखी है कि मैंने HDFC के म्यूचुअल फंड्स ले रखे थे, ये रिडीम कराए हैं 25 सितंबर 23 को, और जो यूनिट्स है, यूनिट्स हमारी इतनी इतनी मेंशन है, कितना अमाउंट रिडेम्पशन पर मिला ये देखिए 25 ये मल्टीपल अमाउंट है, ये मेरे को मिला है। तो प्राइस पर यूनिट हो गया हमारा इतना, और इसके ऊपर मैंने STT पे कर रखा है इतना, ठीक है। STT पेड म्यूचुअल फंड्स है मेरे, और मैंने इनको परचेज कब किया था, इन सब डेट्स में मैंने परचेज किया था। मेरे क्लाइंट की सिप थी, वो हर महीने जो है सिप जाती थी उसकी, हर साल एक सिप जाती थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट है कि इस डेट पर उन्होंने परचेज किया है। परचेज यूनिट ये सब है, इन्हीं यूनिट्स को उन्होंने एज इट इज सेल कर दिया, दिस इज दैट शोन इन दिस कॉलम, और यूनिट कॉस्ट उनकी है इतनी। कॉस्ट में देखिए उन्होंने यूनिट कॉस्ट यहाँ पे मेंशन कर रखी है, टोटल कॉस्ट नहीं कर रखी, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो मुझे यहाँ पे हुआ है वो इतना हुआ है। तो टोटल इन म्यूचुअल फंड्स पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न हुआ है दैट इज 13,315 रुपीज। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जब भी आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, और उस एक्सेल की शीट को पहले आप रिफाइन कर लीजिए जैसे मैंने करके रखी है, ताकि आप जब रिटर्न फाइल करने बैठे तो जस्ट आपको डाटा पिक करना है और वहां पर डाल देना है। तो इस तरीके से मैंने भी अपनी स्टेटमेंट को पहले ही रिफाइन कर लिया है, अंडरस्टैंडिंग वे में उसको पहले से ही मैंने बना के रखा है। अब वापस हम अपनी रिटर्न फाइलिंग में आ जाते हैं। रिटर्न फाइलिंग में पहला ऑप्शन है आपका शॉर्ट टर्म से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप डिटेल्स कैसे डालेंगे, क्लिक किया आपने, आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेकंड ऑप्शन पे आपको नहीं जाना, सेकंड ऑप्शन आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है। तो फर्स्ट पे जब मैंने क्लिक किया तो देखिए सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, यानी कि सेल प्राइस। आपको ये बताना है कि आपने जो म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर शेयर्स हैं वो कितने अमाउंट के सेल किए थे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की एक अच्छी बात ये है कि वहां पर आपको जो है स्टॉक वाइज डिटेल नहीं देनी होती, स्टॉक वाइज नहीं देनी, यूनिट वाइज नहीं देनी, वहां पर आपको डिटेल्स डेट वाइज नहीं देनी होती कि इस डेट में परचेज किया, इस डेट में सेल किया, वहां आपको टोटल अमाउंट डालना होता है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मेरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है, अगर मैं इन सबको टोटल करूंगी तो उतना अमाउंट मेरे को यहाँ पे डालना है अंडर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। उसके बाद ही आपसे पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने उसको परचेज कितने का किया था, आपको यहाँ पे टोटल वैल्यू वो डालना है। तो मेरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूनिट कॉस्ट मुझे मिला हुआ है, इसको मैं अगर परचेज यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास टोटल कॉस्ट वैल्यू आ जाएगी, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगी। देन ये आपका आ रहा है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को आपको यहाँ पे नहीं देखना है। देन एक्सपेंडिचर वोली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, सेल करते समय अगर कोई किसी तरीके का आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है वो भी आपको स्टेटमेंट में डल के आता है, लाइक आपने कोई ब्रोकरेज वगैरह पे करी है तो वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। फिर जो अमाउंट यहाँ पे टोटल निकल के आएगा वो आपका जो है ऑटो कैलकुलेटेड हो जाएगा कि कितना आपको गेन हुआ है। हमारे केस में इतना हमें गेन हुआ है, बट मेरा जो गेन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने डाटा
डाटा यहाँ पे नहीं डाला है। आपके केस में जो भी आपका गेन होगा वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा, और अगर कोई लॉस हो रहा है तो लॉस का अमाउंट भी आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल के आपको ऐड कर लेना है। नेक्स्ट है आपका इक्विटी शेयर इन अ कंपनी एंड और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स ऑन विच एसटीटी हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 112A। 112A मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की ये बात कर रहा है। तो अब हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कैसे आपको फिल करनी है। ऐड डिटेल्स, जब आप ऐड डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको है ना शेड्यूल के अंदर जाना है 112A की, जो हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है उसको हमें जो है असेट वाइज एंट्री करनी होती है। हर एक असेट की आपकी अलग एक एंट्री जाएगी, शॉर्ट टर्म की तरह नहीं है कि हमने टोटल अमाउंट लिया और उसमें डाल दिया। तो अगर आपकी नंबर ऑफ एंट्रीज बहुत ज्यादा है तो आप यहाँ से CSV फाइल अपलोड कर सकते हैं। अगर एंट्रीज बहुत ज्यादा नहीं है तो आपको 1 by 1 करके एंट्री यहाँ पे डालनी होगी। जब आप एंट्री डालने लगेंगे तो आपको क्या क्या डालना है, यहाँ पे शेयर्स यूनिट एक्वायर्ड, तो आपको यहाँ पे बताना है कि आपने जो परचेजिंग करी थी वो 2018 से पहले करी थी या बाद में करी थी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। 2018 में जो है ग्रैंडफादरिंग के रूल आए थे, तो इसलिए इन्होंने जो है यहाँ पे स्प्लिट किया हुआ है कि इससे पहले परचेज किया है या उसके बाद परचेज किया है। अगर आप इससे पहले परचेज किया है, आपने इस पे क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे अब आप डालेंगे ISIN कोड। हर एक शेयर या म्यूचुअल फंड का अपना एक ISIN कोड होता है, वो आपको ब्रोकर की डिटेल में से मिल जाएगा। जैसे मेरी एक्सेल की शीट पे मैं अगर मैं जाऊं तो वो कॉलम मैंने एक्चुअली हाइड किया हुआ है, वो कॉलम यहीं पे ही होता है आपका म्यूचुअल फंड का पूरा नाम और उसके पीछे लिखा होता है ISIN कोड। तो वहां से आपको वो ISIN कोड जो है डालना होता है। फिर उसके बाद नेम ऑफ शेयर एंड यूनिट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप ISIN कोड डालेंगे वो यहाँ पे जो है ऑटो सेलेक्टेड आपका आने लगेगा। नंबर ऑफ शेयर्स एंड यूनिट वो आप अपनी शीट में से देख के डाल सकते हैं। सेल प्राइस पर यूनिट, ठीक है, मेरी जो शीट है उसमें भी देखिए सेल प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है कि हमने कितने सेल प्राइस पर इसको बेचा है, दैट इज 1016.916। तो हम यहाँ पे वो अमाउंट डाल देंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आपको पर यूनिट ही डालना होगा अगर आप सेल प्राइस पर यूनिट डाल रहे हैं तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो वो डालने के बाद अब आपसे ये पूछ रहा है कि 31 जनवरी 2018 में इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी। ग्रैंडफादरिंग के रूल के चलते यहाँ पे 31 जनवरी 2018 की वैल्यू भी आपसे डिमांड कर रहा है, तो आपको वो वैल्यू यहाँ पे डालनी है। यूजुअली ब्रोकर की स्टेटमेंट पे आपको वो वैल्यू मिल जाएगी अगर आपकी पहले की परचेजिंग है। तो एक्सपेंडिचर अगर आपने वो कोई किया है, ब्रोकरेज वगैरह पे करी है, तो आप उस अमाउंट को यहाँ डालेंगे और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा कि कितना आपको जो है वहां पे लॉस या फिर प्रॉफिट हुआ है। अब ये तो हमने सिलेक्ट किया था कि 2018 से पहले परचेज किया हूं, तो अब हम सिलेक्ट करते हैं अगर हमने 2018 में बाद में परचेज किया है। तो अगर आप बाद वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो अब देखिए ISIN कोड डालना आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, नेम भी रिक्वायर्ड नहीं है। आपको जस्ट क्या डालना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आपने सेल किया है वो, ठीक है, वो अमाउंट डाल देंगे आप और एक्सपेंडिचर डाल देंगे, तो आपका अमाउंट जो है ऑटो कैलकुलेट होके बाहर नजर आने लगेगा। तो इस तरीके से आपको डिटेल डाल लेनी है अपनी शॉर्ट टर्म की एंड लॉन्ग टर्म की, और यहाँ पे वो डिटेल आपकी सारी शो होगी। बैक टू शेड्यूल। तो अब देखिए शेड्यूल कैपिटल गेन में हमने दोनों तरीके की इंफॉर्मेशन देख ली कि आप शॉर्ट टर्म कैसे डालेंगे, लॉन्ग टर्म कैसे डालेंगे। शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर आपकी कोई अदर सोर्सेज से इनकम है, आपका कोई सेविंग का इंटरेस्ट है, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, या फिर आपकी कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है, डिविडेंड्स है, शेयर्स है अगर आपके पास, तो डिविडेंड इनकम भी आपकी जरूर होगी। तो ये देखिए ज्यादातर इन्फॉर्मेशन AIS, TIS और 26AS से जो है, जो अब हम ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो ऑटो फैच आपकी आने लगती है। इस फॉर्म में भी ऑटो फैच डिटेल्स आ रही हैं, आप इसको जस्ट एक बार क्रॉस चेक करके अपनी रिटर्न को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मेरे केस में डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, एनी अदर इनकम, ये सब मेरे केस में पहले से नजर आ रहा है। अगर आपको कोई इसमें अमेंडमेंट करनी है तो आप यहाँ पे अमेंडमेंट कर सकते हैं शो डिटेल्स में जाके, ठीक है। इस तरीके से आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को फिल कर लेना है। देन आपका आता है इसमें जो मेजर है वो एक है आपका VDA की ट्रांजैक्शन, कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में डील किया है, अगर आपकी कोई क्रिप्टो करेंसीज है तो वो आपको VDA के शेड्यूल में डालना है। डालने का तरीका बिल्कुल सेम है, उसमें भी आपको जहां से आपने क्रिप्टो में डील किया है वहां से आपको अपनी स्टेटमेंट निकलवानी है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है। क्रिप्टो करेंसी में एक अलग बात ये होती है कि जो आपकी स्टेटमेंट निकलती है उस स्टेटमेंट से आप ये पता नहीं कर सकते कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है। उस केस में क्या होता है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें आपको वो स्टेटमेंट डाल के जो है ये रिपोर्ट निकालनी होती है, जो कि हमें शेयर्स के केस में या म्यूचुअल फंड्स के
केस में ऑटो प्रिपेयर्ड मिल जाती है। क्रिप्टो के केस में आपको जस्ट अपनी ट्रेडिंग स्टेटमेंट मिलेगी कि कितना लिया कितना बेचा, जो कंसोलिडेटेड समरी होती है वो आपको नहीं मिल पाती है। उसके लिए आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन जो आपको फिल करनी है वो सेम तरीके से फिल करनी है जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया। देन आपका इसमें ऑप्शन होता है कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, कि अगर आप जो है आगे अपने कोई लॉसेस, मान लो आपको एलटीसीजी या एसटीसीजी से कोई लॉस हो रहा होता तो आपको आगे जो है कैरी फॉरवर्ड करना होता। तो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को आपको यहाँ डालना होता है कि कौन सा लॉस आप आगे कैरी फॉरवर्ड करने जा रहे हैं। ये लॉस वैसे आपका ऑटोफिल आ जाता है अगर कहीं पे लॉस हो रहा होता है तो, बट अगर यही सिचुएशन आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस के साथ होती है कि पीछे से आपका कोई लॉस आ रहा था, आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आपके ऑटोफिल नहीं आते हैं, उसको आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल के जो है फिल करना पड़ता है। जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आप यहाँ डालेंगे कि कितना आपका जो है पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड होता आ रहा है, ऐसे ही लॉन्ग टर्म का आप यहाँ पे डालेंगे कि कितना आपका ब्रॉड फॉरवर्ड होता हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ये शेड्यूल यहाँ पे फिल कर लेना है। देन आपकी चैप्टर 6A की डिडक्शन है। हमने न्यू टैक्स रेजिम सिलेक्ट किया है तो मैं किसी भी तरीके की कोई डिडक्शन अवेल नहीं कर सकती, मेरी डिडक्शन सारी ब्लैंक है। अगर आप ऑल टैक्स रेजिम में अपनी रिटर्न भर रहे हैं तो आप यहाँ पर डिडक्शंस जो है अपनी क्लेम कर सकते हैं। टोटल इनकम आपको कैलकुलेट करनी है अपनी। जब सारे शेड्यूल आप फिल कर लेंगे आपके सामने आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट होके आ जाएगी। उस टोटल इनकम पे जितना भी लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ है या ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है वो सब भी आप देख सकते हैं। दैन टैक्सेस पेड, टैक्स पेड आपको डालना है कि कितना आपने टैक्स पे किया है। यहाँ पे आपका टीडीएस की डिटेल, टीसीएस की डिटेल ऑटोफिल होके आएगी। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे कर रखा है तो वो भी आपको यहाँ पे नजर आएगा। बट अगर ड्यूरिंग द रिटर्न फाइलिंग आपका कोई टैक्स बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको कोई टैक्स बन रहा है, आपने टैक्स की पेमेंट कराई है तो वो आपको यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स में जाकर यहाँ पे वो चालान जो है आपको ऐड करना होता है। चालान का बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान का सीरीज नंबर एंड अमाउंट। और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो आपकी जो रिटर्न है उसमें डिमांड क्रिएट होके आ जाएगी कि आपने चालान जो है पे नहीं किया, जबकि आपने चालान तो पे कर लिया है बट आपने उसकी डाटा ढंग से नहीं डाला तो वो डिपार्टमेंट जो है फैच नहीं कर पाया उस डिटेल को। तो ये डिटेल आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे डाल देनी है। नेक्स्ट है आपका टैक्स लायबिलिटी एंड टोटल इनकम। ये आपकी प्रॉपर कंप्यूटेशन है कि आपका कितना टैक्स बन रहा है, कितना रिफंड बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका जैसे मेरे केस में रिफंड बन रहा है, अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है तो वो यहाँ पे क्रिएट होके आएगी कि इतनी आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। यहाँ पे जब आप प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी पूरी रिटर्न का प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर कोई अमेंडमेंट है तो ऊपर एडिट का ऑप्शन आता है, आप अपनी रिटर्न में एडिशन भी कर सकते हैं। और इनकम टैक्स की रिटर्न को अगर आप सेटिस्फाई हैं तो अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको उसको वेरीफाई करना जरूरी है क्योंकि 30 डेज का टाइम है आपका वेरिफिकेशन का। अगर आपने 30 डेज में रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया तो आपकी रिटर्न जो है इनवैलिड मान ली जाती है। तो आपको रिटर्न को वेरीफाई करना है अपलोड करने के बाद। तो आपको रिटर्न को वेरीफाई जरूर करना है अपलोड करने के बाद। तो ये था आपका प्रोसेस कि आप अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, आपने उसको रिडीम किया है तो आप उसको कैसे शो करेंगे, कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको फाइल करना होगा और उसके ऊपर कितना टैक्स आपका लगने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आईटीआर 2 से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।